हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। आज का सेशन हम थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई से आगे अल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 251। ठीक है, अल्डरफर्स थ्योरी ERG के नाम से है। ERG, E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस, G फॉर ग्रोथ। ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इसके हिसाब से थ्योरी अगर हम देखें तो किसने दी हमें? क्लाइटन पॉल अल्डरफर। आपको सिर्फ पॉल अल्डरफर याद रखना है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ERG की थ्योरी बनाई। उन्होंने बोला कि जो नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए 3 ग्रुप्स होते हैं। 3 ग्रुप्स कौन से हैं? एग्जिस्टेंस की नीड्स, रिलेटेडनेस की नीड्स और ग्रोथ की नीड्स। जैसे हमने मैस्लो की थ्योरी में पढ़ा था, है ना। मैस्लो की थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा है कि 5 हमारे लेवल्स हैं, फिजियोलॉजिकल, सोशल, ठीक है, और क्या था, सिक्योरिटी वाले नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उस वैसे ही इन्होंने भी क्या ERG बताया है। E है आपका एग्जिस्टेंस के लिए, R है रिलेटेडनेस के लिए और ग्रोथ है हमारा उसके लिए। यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं ये मैस्लो लेवल के भी मीट करते हैं। देखना, मैस्लो से भी हम इसको मैच कर सकते हैं। आगे चलें अगर तो कौन कौन से हैं देखो। एग्जिस्टेंस में आ गया सबसे पहले E फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस वाले नीड्स कौन से हैं? जो हमारे को बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं लिविंग के लिए, फूड, वाटर, शेल्टर, एयर और सेफ्टी रिलेटेड। मतलब फर्स्ट और सेकंड नीड तो हमारी जो पूरी हो गई बेस से, ठीक है। सेफ्टी रिलेटेड नीड्स में हेल्थ, सिक्योर, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर्टी, ये सब आ गया। सेकंड हमारा रिलेटेडनेस वाली नीड्स हैं। रिलेटेडनेस मतलब हमने क्या देखा? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो ये हमारे सोशल नीड्स को पूरा कर रहा है, जो कि हमने फ्रेंडशिप के रूप में देखा था, ठीक है। और हमने पर्सनल लेवल पर फ्रेंडशिप देखा था। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर क्या देखा था कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, है ना, और जो हमारे पीयर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। और एस्टीम नीड्स मतलब थर्ड और फोर्थ नीड यहाँ पर पूरी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ नीड पूरी हो रही है मैस्लो के हिसाब से। थर्ड नीड थी हमारी सोशल नीड्स के, फ्रेंडशिप, लव, बिलोंगिंग, वो सारी नीड्स हमारी पूरी हो गई। एस्टीम नीड्स पूरी हो गई। गेनिंग द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, वो भी पूरा हो गया हमारा इसके अंदर। तो ये हमारी हो गई ERG में एग्जिस्टेंस और रिलेटेडनेस। इसमें 4 नीड्स हमारी पूरी हो गई, ठीक है। G फॉर ग्रोथ, तो ऊपर वाली जो है फर्स्ट वाली नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, वो इसमें पूरी हो जाती है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अचीवमेंट, ठीक है। Alderfer proposed that when a certain category of needs isn't being met, people will redouble their efforts. यहाँ पे वो मानते हैं कि लोगों को अगर उनकी नीड्स नहीं मिलती हैं, मतलब घर परिवार को आप सिक्योर कर रहे हो, वो वाली नीड्स है, या आगे इससे आगे हम अगर पढ़ें तो क्या है, सोशल नीड्स हैं, एस्टीम नीड्स हैं। अगर कहीं पे भी कुछ कमी आ रही है ना, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो ताकि वो नीड पूरी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इस डायग्राम में फिगर 5.8 में लिखा है, फिगर 5.8 में लिखा है, क्या लिखा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारी E बनता है। सोशल और एस्टीम नीड्स क्या बना रहा है? आधे आधे बना रहे, आधी सोशल, आधी आपकी एस्टीम नीड और पूरी सोशल नीड, ये रिलेटेडनेस वाली नीड्स बना रही हैं। और जो आधा जो बच गया था एस्टीम नीड्स में से, वो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारा ग्रोथ नीड को कवर कर रहा है, ठीक है। यही है अल्डरफर की ERG थ्योरी। तो इजी है ना, ये तो मैस्लो की नीड थ्योरी के ऊपर ही है। तो अभी तक हमने 4 थ्योरीज पढ़ ली हैं। पहली है मैस्लो की, दूसरी की कौन सी थी? मैकग्रीगर, है ना। फिर थ्योरी एक्स, नहीं, मैकग्रीगर की तो थ्योरी एक्स एंड वाई की थी। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी थी मेंटेनेंस फैक्टर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, वो वाली। मैकग्रीगर की थी थ्योरी एक्स एंड वाई। और फोर्थ हमने पढ़ ली आज जो अभी स्टार्टिंग में, वो है आपकी अल्डरफर्स थ्योरी ERG की, ठीक है। अब फिफ्थ वाली भी क्या है देखो, अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल।
तो जो फेमस क्वेश्चन बनता है इन सारी थ्योरीज में वो यही बनता है कि सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया किसने, ठीक है, और उसका बेसिक जो है वही आपको पता होना चाहिए, बाकी इतना डिटेल में ये लोग नहीं पूछने वाले इसमें, क्योंकि ये जस्ट अभी इंट्रोड्यूस्ड ही हुई है। अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल बाय मैक लीलैंड, ठीक है, ये डेविड लीलैंड थे, ये भी क्या थे, आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला कि जो नीड थ्योरी है वो और भी तरह से आप इसको बांट सकते हो, 3 तरीक़ों से बांट सकते हो और इसमें आप, ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी जो नीड्स हैं ये आपके ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड होती हैं। इन्होंने क्या स्पेशल बात की, इन्होंने कहा जो आपकी नीड्स हैं वो आपके बिहेवियर पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो बिहेवियर है उससे चलते आपको 3 चीज़ें देखनी है, पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ उन्होंने बोला कि मैक लीलैंड बिलीव दैट ईच पर्सन हैज़ अ नीड फॉर ऑल द 3 and other needs, but that people differs in the degree to which the various needs motivate their behavior। यहाँ उनका कहने का मतलब है कि क्योंकि हम अलग अलग पर्सन्स हैं तो अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है, उनके बिहेवियर ही उनकी नीड्स को डिटरमाइन करता है। जैसे कोई अगर बहुत ही रिच पर्सन की बात करें तो वो क्या है, उसको गाड़ियाँ खरीदने का शौक है, तो उसकी नीड्स कैसी रहेंगी, लोवेस्ट वाली तो नहीं रहेंगी, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर उसका ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। और कोई अगर ऐसा है बंदा जो उसके पास पैसा तो है पर वो इन मतलब जो फिज़िकल जो सुख देने वाली चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ के है, उसको ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, उसको शांति चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड वो पूरी करेगा, उसको एस्टीम और ईगो का कोई दरकार नहीं है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी कौन सी वांट है, आपकी कौन सी नीड है, ठीक है। तो अब इसमें आपने 3 नीड्स देखनी है। नीड्स फॉर हमने बोला पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट। तो सबका देखो, पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, एन मतलब क्या है, नीड, एन क्या है, नीड, और ACH किसके लिए, अचीवमेंट के लिए, नीड फॉर अचीवमेंट एन एक्, नीड फॉर पावर एन पाव, ठीक है, N stands for need and POW stands for power। और affiliation के लिए क्या है, need for affiliation NF, ठीक है। तो ये 3 तरह की इन्होंने बोली अचीवमेंट थ्योरी के अंदर, ये 3 चीज़ें आएंगी। अब एक एक करके देखते हैं। देखो पहला है NAC। NAC में इन्होंने क्या बोला, अचीवमेंट के हिसाब से, तो अचीवमेंट हम कहाँ करते हैं, 4th और 5th वाली स्टेज पर अचीवमेंट कर रहे हैं, है ना। द नीड फॉर अचीवमेंट वुड फॉल बिटवीन द नीड्स फॉर एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस नीड इज सेटिस्फाइड नॉट बाय मैनिफेस्टेशंस ऑफ सक्सेस विच कन्फर स्टेटस बट विद द प्रोसेस ऑफ कैरिंग वर्क टू इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। यहाँ पर जो हमें जो बोल रहे हैं वो कि मैक लीलैंड जो हैं उन्होंने देखा कि जो जिन लोगों को अचीवमेंट का बहुत ज़्यादा दरकार होता है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की ज़रूरत होती है, उनको लगता है मुझे सबसे बेटर परफॉर्म करना है, तो वो ही इस नीड को पूरा करते हैं, एन अचीवमेंट। अगर कोई बोलता है देख मैंने, पता है तेरे पास क्या है, मेरे पास तो देख मैंने 10 करोड़ का बंगला बना के रखा है, ये है मेरा अचीवमेंट लाइफ का, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, उस बंदे को क्या चाहिए, उसको अचीवमेंट के तौर पे उसने क्या किया, अपने लिए उसने हाई सोशल स्टेटस, उसका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो अपने घर को देख के ही खुश हो जाता है, मतलब कि ये मैंने किया, ये मेरा अचीवमेंट है पूरी लाइफ का, ये NAC है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये जो अचीवर्स हैं इनके ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाई नीड अचीवर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अज्यूम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क और फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो एन अचीवमेंट वाले रहते हैं ना, वो क्या होता है, वर्कॉलिक टाइप के बंदे होते हैं। वर्कॉलिक मतलब जो काम करना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का कोई टारगेट बना रखा होता है, उनको लगता है मैंने अगर ये अचीव नहीं किया ना अपने लाइफ में तो मेरी लाइफ कोई सक्सेस नहीं है, मैं फेल हूँ फिर। तो यहाँ पर वो अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। वो सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम्स
ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन मैं दूँ, एप्रिसिएशन सबका मुझे मिले, अचीवमेंट का जो सारा रिवॉर्ड है सब मुझे मिलना चाहिए, मेरे अलावा इसके लिए कोई है ही नहीं हकदार, वो सोच रहती है उनकी। तो यहाँ पर वो लोग ये सोचते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम ख़त्म करने की और सोल्यूशन देने की, और कोई करे नहीं करे मुझे तो करना ही है। हाई नीड अचीवर्स टेंड टू सेट मॉडरेटली डिफ़िकल्ट गोल्स, वो अपने लिए खुद के लिए थोड़ा हाई गोल प्रिफर करते हैं, अपना स्टैंडर्ड हाई रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपना जो परफॉर्मेंस है उसको एक अचीवमेंट के तौर पे बदलने के लिए वो क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट गोल्स और रिस्क तय करते हैं। ठीक है। थर्ड है हाई नीड अचीवर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर परफॉर्मेंस फीडबैक। एक तो वो पहले काम बहुत करते हैं, काम करने में पूरी मेहनत करेंगे, फिर उनको यूँ लगता है कि हमने इतना काम किया तो लोगों को एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, फीडबैक के तौर पर हमें या तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए या ग्रोथ मिलनी चाहिए, वही हमारे अचीवमेंट को पूरा करेगी। ठीक है। तो ये पहला है हमारा एन एक जो अचीवमेंट के प्रोग्रेस को बता रहा है। ठीक है। सेकेंड है हमारा नीड फॉर पावर, एन पावर। द नीड फॉर पावर इज कंसर्न्ड विथ मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर, क्योंकि यहाँ हम पावर की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। पावर हमने देखा है क्या होता है, पावर मतलब कि आप सामने वाले पर इस तरह से इन्फ्लुएंस रखना चाहते हो, उसके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, उसके ओपिनियंस को चेंज करना चाहते हो ताकि वो आपके हिसाब से काम करे। ठीक है। तो यहाँ पावर में क्या है, द नीड फॉर पावर इज कंसर्न्ड विथ मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर, द डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, द वेज टू चेंज पीपल and the desire to make a difference in life. People with a high need for power are people who likes to be in control of people and events. जैसे हमारे politicians, उनको पावर की बहुत चाहत होती है ना, कुर्सी की चाहत होती है, तो वो लोग को क्या है, अचीवमेंट नहीं होता उनके लिए, एन अचीवमेंट वाली चीज़ उनको मोटिवेट नहीं करती है। उनके लिए मोटिवेटिंग है अगर हम सारे ऐसे सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर हम रैलीज़ कर रहे हैं, हम भाषण दे रहे हैं, दौरे पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कल को ये हमें पावर में लाएं और हम इन्हें कंट्रोल कर सकें। ठीक है। तो वो उनके लिए अचीवमेंट का सेंस है, वो उनके लिए मोटिवेशन होगा। पीपल विथ हाई नीड फॉर पावर are people who like to be in control of people and events. This results in ultimate satisfaction to men who have high need of power. अब इसमें तीन चीज़ें देखो, a desire to influence and direct somebody else, exercise control over others, और यहाँ पर लीडर और फॉलोवर के रिलेशंस होना चाहिए। अगर हम नेता की बात कर रहे हैं किसी की, तो वहाँ पर अगर कोई नेता होगा तो उसके कोई फॉलोवर्स होंगे तभी वो नेता होगा ना, एक अकेले में वो क्या कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे नीड फॉर पावर क्या है, इन तीनों को दर्शाती। ये लाइन देखना, द नीड फॉर पावर इज एक्सप्रेस्ड एज अ डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन रिलेशन टू मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। जो हमने एन पावर देखा, तो ये कौन सी नीड पे फॉल कर रहा है, इट फॉल समवेयर बिटवीन द नीड्स ऑफ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऊपर भी अचीवमेंट में हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड पूरी हो रही हैं, इसके अंदर भी उसने ये बोला इन दोनों के बीच में वो पड़ता है एन पावर। ठीक है। नीड फॉर अफिलिएशन, एन एफ की तरफ आते हैं। नीड फॉर अफिलिएशन इज डिफाइंड एज अ डिज़ायर टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशंस। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, हम इनसे संबंध रखते हैं, संबंधित हैं। तो संबंध कैसे रखोगे, जब आप उन लोगों से क्या करोगे, फ्रेंडशिप करोगे, उनका ध्यान रखोगे, उनका केयर करोगे, तो वो आपके साथ संबंध रखेंगे। संबंध इन द सेंस आप उनके साथ वार्म रिलेशंस बना सकते हो, फ्रेंडली रिलेशंस बना सकते हो। तो अगर ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमको सोशलाइजिंग करना है, होता है ना बहुत लोगों को सोशलाइजिंग का, सोशल मीडिया पे डालेंगे, किटीज़ अटेंड करेंगे, पार्टीज़ अटेंड करेंगे, है ना, और लोगों से मिलेंगे, तो उनको लगता है ऐसा करने से ये उनके लिए एक मोटिवेशन है कि वो जितने लोगों के साथ मिल रहे, जितने लोगों की केयर कर पा रहे, जितने लोगों से फ्रेंडली रिलेशंस है, ये उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं, they have a strong desire for acceptance and approvals from others.
ठीक है, नेक्स्ट है दे टेंड टू कन्फर्म टू द विशेज ऑफ द पीपल हुज फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप दे वैल्यू। ये उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे कि जो उनके साथ रहना पसंद करते हैं, जिनके साथ वो रहेंगे उनसे ही फ्रेंडशिप करेंगे। एंड दे गिव वैल्यू एंड फीलिंग टू अदर्स। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ पर वो डिज़ायर फॉर कंपेनियनशिप की जो फीलिंग है, थर्ड वाली जो सोशल नीड वाली चीज़ है ना, वो इसमें पूरी होती है एन एफ में। द पर्सन इज कंसर्न्ड विथ फॉर्मिंग फ्रेंडली रिलेशंस विथ अदर्स, डिज़ायर फॉर कंपेनियनशिप एंड डिज़ायर टू हेल्प अदर्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या थ्योरी है, अचीवमेंट थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि 3 तरह से लोग होते हैं, एन एक्, एन पाव और एन एफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी। स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी में उन्होंने बोला इक्विटी का मतलब होता है बैलेंस। अब बैलेंस किसके बीच में रखना है, बैलेंस रखना है इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में, इनके बीच में बैलेंस रखना है, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में बैलेंस रखना है, उसी को बोलेंगे इक्विटी। अब बैलेंस किसे करोगे, इनपुट्स को। तो इनपुट्स में आता क्या है, इनपुट्स में उस जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के इनपुट्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर एडम इक्विटी थ्योरी क्या बोल रही है, देखो सेकेंड लाइन क्या लिखी हुई, एडम इक्विटी थ्योरी कॉल्स फॉर अ फेयर बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन द एम्प्लॉयज इनपुट्स। एम्प्लॉय के इनपुट्स मतलब कितना हार्ड वर्क वो दे रहा है, कितना स्किल, कितना टॉलरेंस, कितना एंथुसियाज्म दे रहा है, एंड एन एम्प्लॉयज आउटपुट्स, सैलरी, बेनिफिट्स, इंटेंजिबल सच एज रिकॉग्निशन एंड सो ऑन। तो ये सब इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में उसका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप मोटिवेटेड कब होते हो, जैसे कि आपने, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप इनपुट क्या कर रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो अपना हार्ड वर्क, अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो है आप पढ़ने में लगा रहे हो। अगर इसका आउटपुट हुआ कि आप पास हो गए अच्छे से, तो वो बैलेंस्ड है ना, वो मतलब। और हम क्या सोचते हैं कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, तीनों कंडीशंस होंगी ऐसे, हम अभी देखेंगे कि इनपुट्स कम होते हैं पर आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है आपको, या इनपुट आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत हार्ड वर्क किया, पर आप शायद पास नहीं हो पाए, तो आउटपुट वैसा नहीं रहा। तो ये हम सारी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। इन्होंने मेन चीज़ क्या बताई स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी में, इक्विटी का मतलब होता है बैलेंस, और बैलेंस किसके बीच में रहेगा, इनपुट्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के, और एम्प्लॉयज़ के आउटपुट के बीच में। अब यहाँ देखिए 3-4 कंसेप्ट जो हमें समझने हैं इसमें। पहला है ओवरपेड इन इक्विटी। ओवरपेड इन इक्विटी, इसमें क्या है, व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव्स दैट हिज आउटकम्स आर मोर एज कंपेयर टू हिज इनपुट्स। मतलब दूसरे जो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा आउटकम मेरा है। कैसे, मैं मेहनत भी ज़्यादा कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मुझे टेस्ट में मेरे से मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पर्सन के इनपुट्स ज़्यादा हैं और उसके उसी पर्सन के आउटकम उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है बजाय दूसरों के। जैसे जो रैंकर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, पढ़ते तो सब वही चीज़ है ना, पर कोई क्या होता है जो टॉपर निकल जाता है और कोई होता है जो पास नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो रेशो होता है ना उनके जो आउटकम का, वो ज़्यादा होता है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उन्हीं इनपुट्स में, बजाय उन लोगों के जो कि सिमिलर इनपुट्स में हैं पर वो उनका आउटपुट उनसे अलग है, उनसे कम है। तो ये है ओवरपेड इन इक्विटी। इन इक्विटी क्यों बोला, इक्विटी का तो मतलब होता है बैलेंस रहता है, इन इक्विटी मतलब बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ये ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है, यहाँ देखो साइन दिख रहा है ना दोनों के बीच में, दोनों के बीच में साइन दिख रहा है ना, पर्सनस आउटकम बाय पर्सनस इनपुट इज मोर देन अदर्स आउटकम एंड अदर्स इनपुट। अब अंडर पेड इक्विटी की बात कर रहे हैं। ओवर पेड मतलब आपको ज़्यादा मिल गया, अंडर पेड मतलब कम मिला। अब कम क्या मिला, आपके जो रिजल्ट है और जो आपके इनपुट्स के हिसाब से था वो आपको लगा ओवरऑल कम है जितना कि दूसरों ने मेहनत की और उनको मिला। इस मामले में हम किसको दोष देते हैं पता है ना, सबसे ज़्यादा लक को। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी,
पता नहीं मेरे को हार्ड सेट मिल गया, मेरे को इतना इजी मिला होता ना तो मैंने भी क्रैक कर लिया होता। तो हम क्या करते हैं, वही इनपुट्स हैं, पर कुछ लोग ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, तो वो क्या हो गए, हमारा कम रह गया, तो हम अंडरपेड इनइक्विटी में आ गए। हमारा रिजल्ट कम निकला क्योंकि हमने मेहनत कम की थी उसके हिसाब से, ठीक है, दूसरों के मुकाबले। इक्विटी पे आ जाओ अब। इक्विटी मतलब बैलेंस, इक्विटी मतलब इक्वल है। तो यहाँ पे पर्सन के आउटकम और पर्सन के इनपुट्स किससे इक्वल है, दूसरे लोगों के इनपुट्स और आउटकम से। तो 3 कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा, ओवर इक्विटी, अंडर पेड इक्विटी और इक्विटी, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो मैटर करते हैं। अब इनपुट्स किस सेंस में हैं, वो ये एम्प्लॉय के हिसाब से सोचना सारे कि एफर्ट्स हमने कितने लगाए, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कितने लॉयल है, कितने हार्ड वर्किंग, कितना कमिटमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके इनपुट्स हैं। डिटर्मिनेशन, एंथुसियाज्म से काम कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो। आउटकम्स के रूप में आप क्या निकालना चाहोगे यहाँ से, आप चाहोगे कि आपको रिकग्निशन मिले, आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिले, रेपुटेशन आपकी अच्छी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ये सब चीज़ें करोगे आप, ठीक है। तो ये प्रेज, स्टिमुलस, सेंस ऑफ एडवांसमेंट, जॉब सिक्योरिटी, ये सब आपके लिए क्या है, ये आउटकम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अभी तक इनपुट और आउटपुट का बैलेंस हमने देखा। इससे पहले अचीवर्स थ्योरी देखी थी और ये हमने अभी देखी है इक्विटी थ्योरी, स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट थ्योरी हमारे इस चैप्टर की, विक्टर्स ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब इन्होंने ये किसने दी थी, विक्टर ब्रूम ने दी थी। उन्होंने क्या फोकस किया, सेकेंड लाइन में लिखा है, देखो 1964 में ये थ्योरी आई थी। ब्रूम स्ट्रेसेस एंड फोकसेस ऑन आउटकम्स। इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे आउटकम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कितनी आपकी नीड्स हैं इससे मैटर नहीं करता, आपका बिहेवियर क्या है इससे मैटर नहीं करता, आपकी इक्विटी है कि नहीं जो हमने ऊपर की इसमें थ्योरी में पढ़ी, इससे मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, मैटर करता है आउटकम, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट मैटर करता है, ना कि नीड्स मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द टेंडेंसी टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर मैनर इज डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेशन that the performance will be followed by a definite outcome and on the appeal of the outcome of the individual। इसका मतलब क्या, यहाँ पे वो बोल रहा है कि एम्प्लॉई का जो मोटिवेशन है वो आपको रिजल्ट के रूप में दिखेगा, आउटकम के रूप में दिखेगा, और पूरे खेल के बाद जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है आउटकम। जैसे आप सीए बन गए या सीएमए बन गए, तो कोई आपसे वो पूछने नहीं वाला कि आपने उस टाइम अकाउंट्स में कितने मार्क्स लिए थे, या आपको जीएसटी में कितने आए थे, या टैक्स में कितने आए थे, कोई नहीं पूछेगा। आउटकम मैटर करता है कि आप सीएमए बन गए। वैसे ये बोल रहा है कि आउटकम ही मैटर करता है, आपने उसमें क्या नीड्स पूरी करी नहीं करी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला ये एक्सपेक्टेशन सी थ्योरी क्या बोलती है, ये देखो, the expectancy theory states that employees motivation is an outcome of how much an individual wants a reward। हम जो परफॉर्म करते हैं ना, वो हमारा परफॉर्मेंस कैसे आता है, अगर हमारे में अंदर एक, जैसे बोलते हैं ना, अंदर एक आग होनी चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, एक भूख होनी चाहिए मार्क्स के लिए, कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर बात कहने की ये है कि आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड देना चाहते हो, वैसा ही आप परफॉर्म करके दिखाओगे एग्जाम्स में। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को टॉपर आना है, मुझे मेरिट में आना है, तो आप उस हिसाब से मेहनत करोगे। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे तो बस ये है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स और उसमें मेरे बस पास हो जाऊँ, मैं जैसे तैसे बस पास होना है मुझे, तो आपकी मेहनत का लेवल अलग होगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मोटिवेशन का लेवल लोगों के साथ अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने
हिसाब से मेहनत करता है कि उसको क्या रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, उसको कितना बड़ा रिवॉर्ड चाहिए उस हिसाब से वो मेहनत करेगा। अगर उसको ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। द असेसमेंट दैट द लाइकलीहुड दैट द एफर्ट विल लीड टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। देखो अब यहाँ पर हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 चीज़ें क्या है? 3 चीज़ें हैं। पहला है वैलेंस, दूसरा है एक्सपेक्टेंसी और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। पहला है वैलेंस, दूसरा है एक्सपेक्टेंसी और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। वैलेंस क्या है? देखो इस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये बस 3 पॉइंट्स हमें और पढ़ने हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हम और पढ़ेंगे। वैलेंस क्या होता है? इट इज़ द सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड बाय एन इंडिविजुअल अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम। ये क्या है? एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है। ये वो मान के चल रहा है। कभी कभी होता है ना, हम अरे मैंने तो पता है आज का पेपर एकदम फोड़ के करा है, तो मेरे इसमें 70 कहीं नहीं गए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर एक्चुअल इससे थोड़ा कम है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सपेक्टेड एंड नो नॉट एक्चुअल सेटिस्फैक्शन दैट एन एम्प्लॉय एक्सपेक्ट्स टू रिसीव आफ्टर अचीविंग द गोल्स। तो यहाँ पर आउटकम और रिवॉर्ड की तुलना की जाएगी, उसको बोलेंगे वैलेंस, क्योंकि VR मतलब हम रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। सेकेंड है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या? इट इज़ द फेथ डैट बेटर एफर्ट्स विल रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। हम ये मानते हैं कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म करना है तो अगर हमने अच्छे एफर्ट्स दिए हैं तभी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। कई बार होता है ना कि अपन मेहनत बहुत कम करते हैं और उसके हिसाब से मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि इतनी तो मैंने मेहनत ही नहीं की थी यार, फिर भी आ गए मार्क्स, ठीक है। तो हम क्या एक चीज़ को मानते हैं, एक्सपेक्टेंसी में क्या मानते हैं हम, कि बेटर एफर्ट्स अगर हमने किया, अगर हमने अपने जॉब के लिए राइट रिसोर्सेज यूज़ किए, राइट इन्फॉर्मेशन यूज़ की और हमने सब सपोर्ट सिस्टम बढ़िया बनाया और हमने काम अच्छे से किया, तो हमने जितना काम अच्छे से किया ना उतना बेटर रिवॉर्ड हमें मिलेगा। ये एक्सपेक्टेंसी कहती है, ठीक है। हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं क्यों? क्योंकि हम एफर्ट की तरफ से हमारा डायरेक्टेड है परफॉर्मेंस, हमारे एफर्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे परफॉर्मेंस को, ठीक है। तीसरा है, पहला क्या था? वैलेंस था, दूसरा था एक्सपेक्टेंसी और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। अब इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है? इट इज़ द फेट दैट इफ़ यू परफॉर्म वेल देन अ वैलिड आउटकम विल बी देयर। Instrumentality is affected by factors such as belief in people who decide who receives what outcome, the simplicity of process deciding who gets what outcome and clarity of relationships. यहाँ पर वो इतना सा बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी में, कि भाई इंस्ट्रूमेंटैलिटी ये है कि आप जितना परफॉर्म करते हो ना, आप जितना भी परफॉर्म कर रहे हो उतना आपका आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जितना आ रहा है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, कितने लोगों के एक्शंस और डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है, वो होता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। यहाँ पे वो इस भरोसे से काम करते हैं कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है ना तो आपका आउटकम भी आपके फेवर में आएगा। अगर आपने पेपर्स अच्छे दिए हैं तो आपका पास के हिसाब से ही रिजल्ट बनेगा। तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो है ये किससे अफेक्टेड होती है? लोगों से। कुछ लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमको पता है कि हमारा क्या आउटकम आएगा, कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी है, मैं तो बिल्कुल ही कर लूँगा, कुछ ऐसे। तो अलग अलग बिहेवियर के हिसाब से चलता है, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम किसका रिलेशन देख रहे हैं? परफॉर्मेंस और आउटकम का। तो यहाँ देखो, यहाँ पे परफॉर्मेंस, एफर्ट, रिवॉर्ड और आउटकम, ये 4 चीज़ों के अंदर ये पूरी कहानी घूम रही। पहला है वैलेंस जो आउटकम और रिवॉर्ड को स्टडी करता है, दूसरा है एक्सपेक्टेंसी जो एफर्ट और परफॉर्मेंस को देखता है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है इसको? आपको कैसे याद रखना है? पहला याद रखना है वैलेंस इज इक्वल टू OR, मतलब आउटकम और रिवॉर्ड, आउटकम और रिवॉर्ड के हिसाब से चलेगा। दूसरा है एक्सपेक्टेंसी, ये है EP के बराबर, डेट इज एफर्ट और परफॉर्मेंस।
ठीक है, और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, तो ये पीओ के रूप में मिलेगा, परफॉर्मेंस और आउटकम। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखनी पड़ेगी तीनों रिलेशनशिप्स। बाद में उन्होंने क्या किया, मोटिवेशन को कैसे डिफाइन किया, मोटिवेशन में तीनों को इंटू कर दिया, वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी, तीनों को इंटू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये हमारा मिला के क्या बना, मोटिवेशन बना। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी थ्योरी फिनिश होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिसीजन मेकिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।